हेलो बच्चों, आज हम लोग एरर में क्लास 11th में कुछ और आगे देखते हैं। तो थोड़ी सी हल्की फुल्की एक छोटी डिफिनीशंस हैं जो कहीं ना कहीं बीच में आई थी। एक बार उसको भी हम देख लेते हैं, जिससे कहीं अगर आपको मिले बुक में तो आपको ये ना लगे कि ये वाला एरर क्या होता है, ये क्या होता है। तो आइए पहले इसको देख लेते हैं। जैसे ग्रास एरर, ग्रास एरर को हम लोग मिस्टेक भी बोलते हैं। ग्रास एरर क्या है? ग्रास एरर कब मानी जाएगी? जब आप कोई भी मेज़रमेंट बहुत केयरलेस तरीके से कर रहे हों, तब उसमें जो एरर आती है तो उसको ग्रास एरर बोला जाता है या उसको मिस्टेक बोला जाता है। या फिर आप जो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं उस डिवाइस को लेकर के आपने उसका प्रॉपर एडजस्टमेंट नहीं किया है, तब भी एरर आ सकती है। मतलब आपकी लापरवाही के कारण, केयरलेसनेस के कारण, और या फिर आपने जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है उसके इम्प्रॉपर एडजस्टमेंट के कारण एरर आती है। ऐसे एरर को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रास एरर। ये एरर के पास डायरेक्शन नहीं होती है, यहाँ पर डायरेक्शन नहीं होती है, मतलब इसको हम ठीक नहीं कर सकते। कोई अगर केयरलेसनेस तरीके से कोई मेज़रमेंट कर रहा है तो वो हमें उतना आइडिया नहीं लगेगा, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे ग्रास एरर। दूसरा एरर है लीस्ट काउंट एरर। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको कोई एक डिवाइस दिया। अब आपको पता है कि किसी हर एक मेजरिंग डिवाइस का अपना अपना लीस्ट काउंट होता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मैंने आपको ये एक डिवाइस दिया, इसका एक लीस्ट काउंट है इतना बड़ा ही, ये मतलब ये मिनिमम इतना अच्छा ठीक से मेजर कर सकता है। लेकिन मान लीजिए आपने टेक्निक सही यूज़ की, आप पूरी तरीके से केयरफुल हैं, लेकिन जो ये इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के कारण भी एरर आएगी, पक्का है। अगर जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि कोई चीज़ अगर यहाँ से आकर केवल यहीं पर फंस गई ये, तो आप ठीक हैं, आपका प्रॉपर मेथड ठीक है, आपका इंस्ट्रूमेंट भी ठीक है, लेकिन इसके लीस्ट काउंट के कारण तो एरर आ ही जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि लीस्ट काउंट मिनिमम इतना बताएगा। अगर कोई इससे छोटी चीज़ आ जाएगी तो ये इंस्ट्रूमेंट भी नहीं बता पाएगा, तो इसके कारण जो है पक्का है एरर आएगी। तो ऐसी एरर को हम लोग क्या बोलेंगे? लीस्ट काउंट एरर। मतलब जो इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के कारण आ रही है, सब कुछ सही होने के बावजूद भी। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, जीरो एरर। जीरो एरर का मतलब अब आपको भी ये समझ में आ रहा होगा कि आखिर जीरो एरर की डिफिनीशन क्यों बताई जा रही है। जब जीरो एरर का मतलब नो एरर, हाँ ये बात आपकी एकदम सही है, जीरो एरर का मतलब नो एरर ही है, लेकिन आप उसको प्रॉपर तरीके से ऐसे समझेंगे। जीरो एरर कब आएगी? जब मिसिंग जीरो हो। यहीं पर आप एग्जांपल समझिए। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कोई एक स्केल दिया, मैंने आपको कोई स्केल दिया। अब ये स्केल जो इसका प्रॉपर कटिंग है, यहाँ जो मार्किंग है वो एकदम ठीक है, उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मान लीजिए बाई चांस ये जो इसका जीरो वाला पार्ट है, मान लीजिए इतना स्केल टूट गया या घिस गया, तो ये एरर तो ये स्केल यहाँ से स्टार्ट हो रही है। आपको ये बात पता है क्या कि हमारा जीरो मिसिंग है, बाकी जितना इसका प्रॉपर अरेंजमेंट था वो सब एकदम ठीक था। पहले स्केल सही थी, लेकिन किसी ने उसको तोड़ दिया, यहाँ से स्टार्ट कर दिया, तो आपको ये पता है कि इसका जीरो कहाँ है। आप हमेशा ये सावधानी बरतते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैंने कहा कि आपने इसी टूटी हुई स्केल से आपने किसी का मेजरमेंट किया इतना, लेकिन इसने ज़्यादा मेजर किया है। अरे भाई, अगर इसी को आपको मेजर करना था, इसी लेंथ को, अगर ये सही स्केल होती तो अगर तब आप इसको यहाँ रखते, जब आप इसको यहाँ रखते तब कुल मिला करके ये कितना आती? 3। लेकिन आपको पता है कि इतना गायब है, अब कितना आ रही है? 4। तो ये आपको पता है कि एरर किसके कारण आ रही है। वैसे यहाँ कोई एरर नहीं है, तो आप ऑटो में, क्योंकि आपको पता है कि आपका जीरो जो है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो मिसिंग है, आप उसको ठीक कर लेते हैं। तो जब ऐसा रहे
कि कोई अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट रहे, बाकी उसका सारा पार्ट ठीक रहे, लेकिन बाई चांस वो ख़राब हो जाए या आगे से आगे वाला पार्ट उसका घिस जाए, लेकिन फिर भी मेजरमेंट के कारण तो एरर नहीं आ रही है। आपको ये पता है कि अभी अगर ये इतना घिस गया है तो पक्का है कि वो ज़्यादा मेजर करेगा, बाद में हम उतना सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो ऐसी एरर जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे जीरो एरर। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रोपेगेशन ऑफ एरर, मतलब एरर कैसे प्रोपेगेट होती है। जैसे मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा क्या कि आप दो लेंथ मेजर करिए। आपने इसको मेज़र किया ए, इसको मेज़र किया बी। अब हमें ज़रूरत पड़ रही है कि इन दोनों लेंथ को हमको ऐड करना है। अगर आपने ए को मेजर किया तो पक्का है इसमें कुछ तो एरर आएगी ही, प्लस माइनस करके लिखते हैं। बी को आपने मेज़र किया तो एरर के साथ लिखेंगे, तो इसका मतलब है इसमें भी एरर आएगी। वो एरर वाला डॉक्यूमेंट ले करके, एरर सहित डाटा आप ले करके मेरे पास आए और हमको ज़रूरत पड़ रही है इन दोनों को ऐड करने की। मान लीजिए दोनों लेंथ है, हम कुछ और अपना काम करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब हम इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो पक्का है भाई ये वाला भी कुछ अपने अंदर एरर लिया है, ये भी कुछ अपने अंदर एरर लिया है। अगर हम ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे तो एक नई क्वांटिटी बनेगी, तो उसमें भी तो एरर आएगा। उसमें कितना एरर आएगा, मतलब उसमें वो एरर कितना फैल जाएगा, ये हम कैसे पता लगाते हैं? इसी को बोलते हैं प्रोपेगेशन ऑफ एरर। उसमें कितनी एरर आएगी? मेजरमेंट में तो हमने एरर कर दी, इसमें कुछ की, इसमें कुछ की। अब जब हम इन दोनों को मिला करके एक और क्वांटिटी बनाते हैं तब उसमें कितनी एरर आएगी? तो इसी को हम लोग पढ़ते हैं। आइए, तो सबसे पहले मान लीजिए हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी दी गई है जहां हम उनको ऐड करते हैं। अच्छा, तो मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी है, मान लीजिए कोई लेंथ है, उसको हमने मेज़र किया ए, दूसरी है मैंने उसको मेज़र किया बी। पक्का है अगर हमको इसको ऐड करना है, कुल मिला के ऐसे बनेगा z इज इक्वल टू ए प्लस बी। अच्छा, अब बताइए हमारे हाथ में क्या है? भाई z तो हम जो तीसरी बात निकाल रहे हैं वो कैलकुलेशन से निकाल रहे हैं। हम मेजर क्या कर रहे हैं? जिसको हम मेजर करेंगे हम उसी में एरर लाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए कि हम ए को सेपरेटली मेजर कर रहे थे, तो इसमें कितनी एरर आई होगी? तो प्लस माइनस डेल्टा ए। बी को जब हम मेज़र कर रहे होंगे तो इसमें एरर आई होगी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब हमको इन दोनों क्वांटिटीज़ को ऐड करना है, तो जो एक तीसरी बन के आएगी उसमें कितना एरर आएगा? तो यहाँ देखिए, इसका मतलब हमें बेसिकली करना क्या है? हमें करना है z इज इक्वल टू ए प्लस बी। इधर देखिए, मान लीजिए मैं मान ले रहा हूँ कि इसमें एरर आएगी, उसको मैं पहले लिख ले रहा हूँ क्या? z, उसमें मान लीजिए एरर आएगी डेल्टा z। z तो हमें पता ही है, z कितना है? a प्लस बी। वो तो उसका मेजरमेंट की वैल्यू है ही है। अगर हम उसको ऐड करेंगे भाई वो तो एक्चुअल वैल्यू है, वो तो ऐड ही हो जाएगी। लेकिन एरर आप ध्यान से देखिएगा, जब हम a मेजर किए थे तो इसका सही डाटा एरर के साथ था a प्लस डेल्टा ए, प्लस जब मैंने b को मेजर किया तो इसमें एरर थी a प्लस डेल्टा b। अच्छा, इधर देखिए, अब आप इसको क्या लिख सकते हैं? ये आप इसको सही से लिखेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी। ठीक बात, फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए, फिर प्लस माइनस डेल्टा बी।
आप बहुत प्लस माइनस को देख करके घबराइए नहीं, लेकिन आपको एक बात मैंने ये बताई है कि प्लस माइनस के बाद जो ये डेल्टा के साथ लिखी जाती है ये एरर है, ये इसकी एब्सोल्यूट एरर है, मतलब इसमें कितनी गलती होने की संभावना है ये है। प्लस का मतलब उतना ज़्यादा, माइनस का मतलब उतना कम। अच्छा, अब यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, अब आप इसको ज़रा इससे कंपेयर करिए। देखिए ये क्या है, जेड, ये पूरा जेड है, ये फिर प्लस माइनस डेल्टा जेड, अब प्लस माइनस के बाद ये चीज़ है ये। तो इसका मतलब भाई अगर कोई दो फिजिकल क्वांटिटी हम ऐड करेंगे तो जो इसका सही मेजरमेंट की वैल्यू आई है ए और बी, जो हमें फाइनली कुछ ना कुछ तो बताई जा रही है। अब उसमें एरर है तो एक बात है, लेकिन हमको सबसे पहले तो उसको ऐड कर ही लेना है। अच्छा, बाद में एरर का क्या करें? आपको पता है इस वाली एरर में भी प्लस माइनस है, इस वाली एरर में भी प्लस माइनस है, और आपको ये भी पता है कि एरर हमेशा हम उसको ऐड करेंगे, गलतियों को ऐड करते हैं, गलती कभी सब्सट्रैक्ट नहीं करते। या ऐसा बोलेंगे कि हमेशा इसका हम एब्सोल्यूट लेंगे, हमेशा इसकी मॉड वैल्यू लेंगे, माइनस नहीं करेंगे। माइनस करेंगे तो सब दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए आपको ये पता है कि हमेशा प्लस माइनस लिखा रहेगा, लेकिन हमको लेना क्या है? मॉड वैल्यू लेनी, मतलब इसका पॉजिटिव। ये बात आपको पहले बताई गई है। तो आप कुल मिलाकर के आपको यही तो पता करना था कि जेड जब आप पूरी तरीके से जब आप जेड निकाले तो उसमें कितना एरर आएगी। तो ये कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ये। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा जेड इज इक्वल टू, अब प्लस माइनस जो एरर है वो तो ठीक है, प्लस माइनस का मतलब कितना एरर ज़्यादा कितना एरर कम, लेकिन कुल मिला के फाइनली एरर को हम ऐड करेंगे। इसका मतलब ये हुआ, ये हो गया डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। आपको पता है इसकी भी मॉड वैल्यू लेंगे मतलब प्लस वैल्यू, इसकी भी मॉड वैल्यू लेंगे मतलब प्लस वैल्यू, क्योंकि ये एरर है। तो जब दोनों में प्लस है तो कुल मिला के ये प्लस ही हो जाएगा। तो डेल्टा जेड में कितनी एरर आई? तो ये कह रहा है कि जितनी एरर ए में आई थी, जितनी एरर बी में आई थी, आप दोनों को उठा करके ऐड कर देंगे। तो समझ लीजिए उतना डेल्टा जेड में एरर आई है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा क्या कि एक रेजिस्टेंस है R1, इसकी वैल्यू है 10 प्लस माइनस 0.1 ओम। दूसरा रेजिस्टेंस है R2, इसकी वैल्यू है 20 प्लस माइनस 0.2 ओम। मैं आपको दो रेजिस्टेंस दिया, मैंने पहले का रेजिस्टेंस इतना मेजर किया, मैंने बोला पहले का रेजिस्टेंस 10 है, इसमें प्लस माइनस इतनी एरर हो सकती है, मतलब इतना आप सब्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब कोई इतना कम मेजर कर सकता है, फिर आप 10 में इतना ऐड करेंगे, कोई मैक्सिमम इतना एरर कर सकता है। ये रेंज बता रहा है, इतना एरर हो सकती है। वैसे R2 में भी इतनी एरर हो सकती है। अब मान लीजिए मैंने आपसे ये कहा कि दोनों को आप एक काम करिए, सीरीज में लगा दीजिए। तो आपको ये पता है कि ये हो गया R1 और ये हो गया R2, R1 R2 आपने सीरीज में लगा दिया। तो मैं कह रहा हूं कि अब इसका नेट रेजिस्टेंस कितना? तो आपने क्लास 10 में इतना तो पढ़ा ही है कि ये सीरीज में है। जब सीरीज में होता है तो RS का मतलब ये हुआ हमें दोनों को ऐड करना है, क्या? R1 प्लस R2। लेकिन अब हमको यहां पर एरर के साथ, तो हमें एक बात समझ में आई यहां के हिसाब से कि अगर हम ऐड कर रहे हैं तो कुल मिला करके हमें सबसे पहले उनकी ये वैल्यू को तो ऐड कर लेना है। यहां देखिए ये ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब जब हम इसको पूरी तरीके से करेंगे, इसको लिखेंगे, तो RS क्या लिखेंगे? RS इज इक्वल टू, पहले आप इनके मेजरमेंट की वैल्यू को ऐड करिए, 20 प्लस 10 कितना हुआ? 30। अब हमको एरर लिखनी है, प्लस माइनस, मतलब जो ये नई आई ऐड करने के बाद एक नया रेजिस्टेंस, ये कितना? 30 प्लस माइनस। अब बात आती है एरर की।
ए में एरर इतना है, मतलब R1 में इतना है, R2 में इतना है, दोनों एरर का क्या करें, दोनों एरर को सीधा ऐड कर लें। तो इनको आप 0.2 प्लस 0.1 आप ऐड करेंगे, कितना आएगा, प्लस माइनस 0.3 ओम। ये मतलब इसमें आपने इतनी गलती की, इसमें आपने इतनी गलती की, दोनों को जब ऐड करना पड़ा, एक तीसरी रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको निकालनी पड़ी, तो आपने देखा ये तो डायरेक्ट ऐड हो गया ये वाली वैल्यू, लेकिन ये वाली वैल्यू इसमें रेजिस्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये तरीका है। अच्छा, अब आप समझिए ये तो ऐड हो गया, इसको आप थोड़ा सा नोट किए रहिएगा, एकदम सेम हूबहू यही वैल्यू किस में आने वाली है, तो आप कहेंगे जब हम किसी दो क्वांटिटी को सब्सट्रैक्ट करेंगे। अब हम चलते हैं सब्सट्रैक्ट में। इधर देखिए, मान लीजिए हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई हमें फिजिकल क्वांटिटी है z, ये मिलेगी तब जब हम a माइनस बी करेंगे। हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में है a का डेटा दे दो, b का डेटा दे दो मेजर करके, फिर कोई आफ्टर कैलकुलेशन कुछ नई क्वांटिटी निकाल रहा है, तो इसका मतलब वो a माइनस बी करेगा। तो इसका मतलब जब हम इसको मेजर करेंगे, इसको मेजर करेंगे तो एरर आएगी। तो उनके माइनस करने के बाद भी एक नई फिजिकल क्वांटिटी बनेगी और वो उसमें कितनी एरर आएगी ये कैसे निकालेंगे। तो फिर से वही बात है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम कह रहे हैं z, मान लीजिए इसके कैलकुलेशन के बाद इसमें एरर आई प्लस माइनस डेल्टा z। अच्छा, मैंने इसको मेजर की तो इसमें एरर आ सकती है प्लस माइनस डेल्टा a। अच्छा, माइनस मैंने इसको मेजर की, इसमें एरर आ सकती है प्लस माइनस डेल्टा b। इसको ठीक से आप कैलकुलेट करिए तो ये कितना हो गया, z प्लस माइनस डेल्टा z, ये कितना हो गया a माइनस बी। इसको आप ध्यान से कैलकुलेट करेंगे तो a माइनस बी। अच्छा, फिर इधर क्या हुआ, ऐसे प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। इधर देखिए a माइनस बी क्या है, अरे भाई z इक्वल टू a, इसका मतलब तो ये तो z है, देखिए z, हमें यही तो निकालना है डेल्टा z, ये कितना होता है, तो आप कह रहे हैं डेल्टा z रिप्रेजेंट कर रहा है ये पूरा। अच्छा, फिर से वही बात है, एरर में क्या है प्लस माइनस, एरर में क्या है प्लस माइनस, लेकिन एरर को हमेशा हम पॉजिटिव बनाते हैं, तो इसका मतलब प्लस माइनस छोड़ो, इसका मतलब ये को मिला के ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। तब बताइए डेल्टा z की वैल्यू कितनी आई, तो डेल्टा z की वैल्यू आई क्या, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। आपने एक बात देखी, यही बात तो एडिशन में भी थी, हम ऐड करते थे तब भी जो उसमें एरर आएगी, ऐड करने के बाद दोनों का एरर मिलाएंगे वो भी ऐड हो जाती थी, सब्सट्रैक्शन में भी ऐड हो जाती है। तो कुल मिलाकर के एक रूल बन गया, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी एडिशन या सब्सट्रैक्शन से संबंधित है और वो सब फिजिकल क्वांटिटी अपना अपना एरर ली है, तो आपको उनका एरर ऐड कर लेना है। बाकी वो फिजिकल क्वांटिटी ऐड हो रही है तो जो इसकी मेजर्ड वैल्यू है उसको ऐड कर देना है, लेकिन एरर का क्या करें, एरर को हमको ऐड कर लेना है। फिर से सुनिए, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी सब्सट्रैक्ट हो रही है तो पहले जो उनकी मेजर्ड वैल्यू है वो सब्सट्रैक्ट कर लेंगे मेजर्ड वैल्यू को, लेकिन एरर का क्या करें, एरर ऐड हो जाएगी। देखिए यहां पर माइनस नहीं होगा, आप यहां कैलकुलेशन में देख रहे हैं कहीं यहां पर तो माइनस काम किया अपना, लेकिन यहां पर नहीं, क्योंकि ये एरर है, वहां माइनस से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एरर हमेशा प्लस माइनस करके लिखी जाती है, प्लस माइनस करके लिखी जाती है और हमेशा ली जाती है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, मॉड वैल्यू ही है, इसीलिए फिर से ये यहां पर आया। इसका मतलब एडिशन और सब्सट्रैक्शन में एरर हमेशा ऐड करना है, एडिशन हो तब भी करना है एरर को, सब्सट्रैक्शन हो एरर को तब भी ऐड कर लेना है। बाकी जो इसकी मेजर्ड वैल्यू है आपस में, अगर एडिशन है तो ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्शन है तो सब्सट्रैक्ट करेंगे। जैसे यहां पर R1 और R2 था आपका ये, तो यहां पर देखिए आपको एडिशन करना था तो मेजर्ड वैल्यू को आपने ऐड कर लिया। अब एरर का क्या करें, एरर को भी ऐड करना है। ये बात आपके समझ में आती। अगर मान लीजिए मैं आपसे ऐसे कहूं
अब इसका एग्जाम्पल आप ध्यान से देखिए, ये बात आपकी समझ में आती है। मान लीजिए मैंने कहा कि एक टेम्परेचर है T1 इज इक्वल टू 20 डिग्री, इसमें एरर है प्लस माइनस 0.1 का एरर है। कोई दूसरा टेम्परेचर है T2, इसकी वैल्यू है 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस, इसमें एरर है 0.3 का। अगर मैं आपसे कहूं कि जरा आप टेम्परेचर में चेंज निकालिए, कितना टेम्परेचर में चेंज आया, पहले इतना था बाद में इतना, तो चेंज आप कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है आप T2 माइनस T1 कर देंगे। तो कहने का मतलब देखिए ये सब ट्रैक कर रहे हैं। अच्छा, T2 में आप मेजर्ड वैल्यू के साथ आप एरर लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे 30 प्लस माइनस 0 प्लस 3, ये माइनस T1 में कितना आया था? तो 20 प्लस माइनस 0.1, ये T1 में आया था। हमको सब्सट्रैक्ट करना है, मतलब मेजर्ड क्वांटिटी को सब्सट्रैक्ट कर लीजिए। 30 में से 20 गया, कितना हुआ? तो आप कहेंगे 10 डिग्री सेल्सियस। अब हमको एरर की बात करनी, मतलब इसमें 10 एरर हमेशा प्लस माइनस, एरर का क्या करें? 0.3 0.1, क्योंकि आपको पता है प्लस माइनस लगा भले है, लेकिन कुल मिला के हम वहाँ लेते पॉजिटिव ही हैं। डेरिवेशन में अभी आपने देखा, तो कुल मिलाकर के आपको इसको फिर से ऐड कर देना है। तो ये कितना हो गया? 0.3 प्लस 0.1 मतलब 0.4, ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए हमने जो वही सम और डिफरेंस किया था, तो उसमें हमने क्या देखा कि हमेशा दोनों में जो एरर वाली बात होती है वो हमेशा ऐड होती है। भाई अगर कोई चीज़ ऐड होगी तो उसकी वैल्यू मैक्सिमम ही आएगी, तो इसीलिए अब दोनों में सेम रूल अप्लाई होगा। केवल एरर की बात कर रहा है, बस क्या कह रहा है? द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन सम, किसी का सम कर रहे हैं, या डिफरेंस ऑफ द टू फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन इंडिविजुअल क्वांटिटीज। केवल एरर की बात यहां पर कर रहा है, बाकी जो मेजर्ड वैल्यू है अगर प्लस है तो उसको प्लस करना है, माइनस है तो माइनस करना है, लेकिन उनके साथ के एरर का क्या करना है? तो दोनों केस में उनके साथ में एरर को हमेशा ऐड करना है। जब ऐड करेंगे तो हमेशा मैक्सिमम वैल्यू ही प्राप्त होगी, तो इसीलिए मैक्सिमम पॉसिबल एरर, अगर हम किसी का मैक्सिमम पॉसिबल एरर बताएंगे तो पक्का भाई मैक्सिमम वो इतना कर सकता है। अगर वो उसके अंदर कर रहा है तब तो आप उसकी रेंज में बता ही रहे हैं। अगर आप कहीं मिनिमम पॉसिबल एरर बताएंगे वो आप बता नहीं सकते, क्योंकि आपको हमेशा मॉड वैल्यू तो ज़्यादा ही आएगी। तो कोई अगर ज़्यादा गलती करेगा, आप बताए कि और उसको यहाँ तक है, मिनिमम कोई ज़्यादा कर देगा, तब वो ठीक डेटा नहीं है। आपको ये बात समझ में आती है? तो इसीलिए हमेशा मैक्सिमम पॉसिबल एरर बताइए, जिससे भाई मैक्सिमम वो कितना कर सकता है। अगर वो उससे थोड़ा बहुत कम कर रहा है तब तो वो मैक्सिमम में आ ही गया। ये बात आपको समझ में आई?